आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा 16 मार्च को कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का पेपर है। ओके, हम लगातार इसकी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। ये आपका पार्ट 1 है। इसमें मैं टॉप 40 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ओके, और आंसर भी बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। ओके, अगर अभी तक आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी तो जो क्वेश्चन बताऊँ उन्हें आपको तैयार करना है और समझ लेना है। ओके, तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो आपकी क्या 95% आपकी बन जाएगी क्लास 11th में। ओके दोस्तों, तो पहला हमारा क्वेश्चन है समाजशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखी। ओके, तो बार्ड के अनुसार एक समाजशास्त्री है आपकी बार्ड। तो बार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। मतलब जो मैंने आपको आंसर दे रहा हूँ बिल्कुल एकदम सटीक दे रहा हूँ और आसान दे रहा हूँ, जिससे आप क्या तुरंत याद कर सके क्योंकि कम समय है। तो बार्ड के अनुसार क्या समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये आपकी परिभाषा हो जाती है। बिल्कुल आसान है। ओके, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति ने कौन सी नई दशाएं उत्पन्न की। तो देख लेते कौन सी दशाएं उत्पन्न की फ्रांस की क्रांति ने। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग उठी तथा निरंकुश राजतंत्र एवं पोप सत्ता का अंत हुआ। दूसरा, जनता की प्रभुत्व राष्ट्रवादी विचारों पर क्या आधारित हो गई। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है समष्टि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। तो समष्टि समाजशास्त्र का सरोकार बड़ी सामाजिक व्यवस्था से होता है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था। ओके, नेक्स्ट मतलब जितने मैं क्वेश्चन बताऊँ एक दो लाइन के आंसर है। तो दोस्तों आप क्या है वीडियो को देखते याद करते जाइएगा। ओके ओके, एक दो लाइन के आंसर है क्योंकि और बहुत ही आसान तरीके से आंसर दिए हुए हैं। व्यष्टि समाजशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि समाजशास्त्र होता है आमने सामने अंतः क्रिया की परिस्थितियों में प्रतिदिन के व्यवहार के अध्ययन को क्या है समानतः व्यष्टि समाजशास्त्र कहा जाता है। तो समष्टि समाजशास्त्र और व्यष्टि समाजशास्त्र दोनों को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा संस्था का क्या अर्थ है। तो संस्था का अर्थ ऐसे नियम तथा अथवा प्रथाएं जो एक विशेष संस्कृति से संबंधित होती हैं और मानव जीवन को नियमित बनाने में योगदान करती हैं, संस्था आपको कहलाती है। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे दोस्तों और भी मैं आपको क्वेश्चन और भी वीडियो लाऊंगा। ओके, फिर आगे मैं 3 नंबर फिर 4 नंबर वाले फिर वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर कराऊंगा। तो क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 11 सोशियोलॉजी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धर्म की 2 विशेषताएं लिखिए। तो धर्म की क्या विशेषता होती है। पहला, पवित्रता की धारणा जिस धर्म में लोग मानते हैं उसकी दृष्टि से उस धर्म में संबंधित सब कुछ क्या पवित्र होता है। दूसरा, प्रार्थना पूजा या आराधना धर्म में लोग जिस शक्ति पर विश्वास करते हैं उससे लाभ उठाने व उससे कोप से बचने हेतु प्रार्थना पूजा और आराधना करते हैं। ओके, ये आपकी क्या धर्म की विशेषता। नेक्स्ट है शक्ति का क्या अर्थ है। तो शक्ति किसी व्यक्ति या समूह का कि वह क्षमता है जिससे वह दूसरे लोगों के व्यवहारों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित करने के लिए क्या उपयोग में लाता है। ओके, इसका आशय यह है कि शक्ति में व्यक्ति अनेक अधिकार साधन दबाव की क्षमता और प्रभाव आदि का शामिल होते होंगे। तो शक्ति क्या होती है। शक्ति वह होती है जो किसी व्यक्ति या समूह का वही क्षमता होती है जिससे क्या है भाई दूसरों को क्या है व्यवहारों को अपनी इच्छा अनुसार मतलब अपनी इच्छा अनुसार जो काम कराना चाहता है वो करा लोगे। वो किसके अनुसार होता है, वो शक्ति के अनुसार शक्ति से हो पाता होगे। तो हो जाता आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो सन 2001 में सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। और इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करते जाइएगा। वस्तुनिष्ठ में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब किस सन में लाया गया। तो 2001 में। इस बार से आपको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा व्यक्तित्व का क्या अर्थ है बताइए। तो व्यक्तित्व उन सभी गुणों का संपूर्णता का नाम है जिन्हें व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। ओके, मतलब वे गुण वे संपूर्ण गुण जो क्या है व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है व्यक्तित्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य कुछ ऐसे परिवर्तनों से है जिसमें कला विज्ञान साहित्य दर्शन फैशन कानून तथा सामाजिक संगठन के रूपों में एवं नियमों में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात संस्कृति में होने वाले परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्नावली क्या है। तो प्रश्नावली बहुत से प्रश्नों की एक सूची है। नाम ये प्रश्नावली मतलब प्रश्नों का समूह या प्रश्नों की सूची को हम क्या है प्रश्नावली कहते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए साधारण प्रश्नों की जो सूची प्रयुक्त की जाती है उसे प्रश्नावली कहते हैं। यह सामाजिक अनुसंधान की एक है महत्वपूर्ण पद्धति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवलोकन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अवलोकन की क्या विशेषताएं। पहला है प्राथमिक सामग्री का संकलन। ओके, इस विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचना एकत्रित करता है, अतः वे क्या अधिक विश्वसनीय होती है। ओके, दूसरा हमारा सूक्ष्म गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है, अतः यह गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है और केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिनका संबंध उसके अध्ययन से होता है।
तो ये हो जाती है आपकी अवलोकन की दो विशेषताएं। अवलोकन की विशेषता है, पहला है कि जो अवलोकन करता है वो घटना स्थल पर स्वयं जाता है, तो जो भी जानकारी इकट्ठी करेगा वो विश्वसनीय होगी, क्योंकि उसने ये स्वयं जानकारी ली है और किसी दूसरे से नहीं ली, क्योंकि स्वयं उसने घटना स्थल पर जाकर वो जानकारी ली है, इसलिए विश्वसनीय रहेगी। दूसरी है कि वही जानकारी लेगा जो उसे क्या आवश्यकता है अपने अध्ययन के लिए। दूसरा है सामाजिक संरचना की दो विशेषताएं लिखिए। तो सामाजिक संरचना एक क्या है, अखंड व्यवस्था है, दूसरा है सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। ओके, तो ये आपकी विशेषताएं हुई हैं। मतलब बिल्कुल आसान ये मैंने आपको उत्तर दिए हुए हैं, जिससे आप क्या है आसानी से याद कर सके। छोटे भी आंसर है, वीडियो को देखते ही दोस्तों याद करते जाइए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जाति एवं वर्ग में दो अंतर लिखिए। तो देख लेते हैं जाति और वर्ग में अंतर। तो जाति और वर्ग में क्या अंतर है? जाति बंद स्त्रीकरण है, जबकि वर्ग है खुला स्त्रीकरण। ओके, जाति एक बंद वर्ग है इसका आधार जन्म से है, वर्ग एक खुलापन पाया जाता है, इसका आधार क्या है? योग्यता से। ओके, नेक्स्ट है एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, एक वर्ग के लोग अपने से ऊंचे एवं नीचे वर्गों से भी विवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा लिखिए। तो सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा देख लेते हैं। तो मैकाइवर तथा पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सिंपल है, सामाजिक संबंध में जो परिवर्तन हो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है आदिम समाज से क्या आशय है? तो आदिम समाज से आशय है समाज के सबसे आरंभिक रूप से है। ओके, नेक्स्ट हमारा दुर्खिम्य की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। ओके, दुर्खिम्य आपके कौन है? एक आपके पॉपुलर प्रसिद्ध समाजशास्त्री है, तो इनकी आपको क्या दो पुस्तकें आपको बताना नाम। तो पहला है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दूसरा है द सोसाइटी। ओके, ये दोनों आपको याद रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन क्या है एक वाक्य में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दुर्खिम्य द्वारा प्रस्तुत समावयवी एकता को समझाइए। तो सामाजिक विकास के साथ जब जनसंख्या में वृद्धि हुई और लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी, तो इन सभी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा। इससे समाज में श्रम विभाजन और विश्लेषीकरण का प्रोत्साहन मिला। लोग अपनी जरूरतों पूरी करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते गए, जिससे समाज में सामाजिक एकता विकसित हुई। उसे ही क्या है दुर्खिम्य की क्या है सावयवी एकता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष के दो कारण लिखिए। मतलब वर्ग संघर्ष हो रहा है तो उसके क्या कारण है? तो पहला कारण है पूंजीपति अपनी पूंजी शक्ति से कामगारों से इस श्रम को बहुत कम कीमत पर खरीदकर उससे अतिरिक्त लाभ प्राप्त करते हैं। मतलब मजदूरों से क्या है कम पैसे देते हैं, ज्यादा काम करते हैं पूंजीपति लोग। होंगे इससे क्या है फलस्वरूप श्रमिकों का शोषण बढ़ जाते हैं, जिससे क्या है वर्ग संघर्ष का जरूरी हो जाता है। दूसरा है कि उत्पादित वस्तुओं का विक्रय करने के लिए जब यातायात और संचार के साधनों को विकसित किया जाता है तो श्रमिकों को एक दूसरे के लिए के संपर्क में आने का अवसर मिल जाता है। इससे क्या है श्रमिकों में वर्ग चेतना पैदा होती है, वे संगठित होकर क्या शोषण के विरुद्ध क्या आवाज उठाते होंगे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है श्रम विभाजन के दो लाभ लिखिए। तो श्रम विभाजन के क्या लाभ है? तो श्रम विभाजन का फलस्वरूप एक ऐसे सहयोग में वृद्धि होती है जिससे क्या है व्यक्तिवादिता का गुण होता है। दूसरा है श्रम विभाजन के फलस्वरूप दमनकारी कानूनों के स्थान पर क्षतिपूर्ति करने वाले कानून की प्रधानता बढ़ जाती है। ये आपके श्रम विभाजन के दो लाभ। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरल तथा जटिल समाज में आपको अंतर बताना। सरल समाज और जटिल समाज क्या है उनमें आपको अंतर बताना है। तो देख लेते हैं सरल समाज और जटिल समाज में अंतर। सरल समाज में सभी सदस्य अपनी परंपरागत सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूक रहते हैं, जबकि जटिल समाज में क्या सभी सदस्य परिवर्तनशील तथा हित प्रधान संबंधों के प्रति जागरूक रहते हैं। सरल समाज में क्या होता है इसका निर्माण सरल और प्रत्यक्ष संबंधों से द्वारा होता है, जबकि जटिल समाज में इसका निर्माण जटिल और अप्रत्यक्ष संबंधों द्वारा होता है। ये आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में आपका अंतर पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर हो गए। तो समाजशास्त्र क्या है समाज का विज्ञान होता है, जबकि राजनीति शास्त्र क्या है राज्य का विज्ञान होता है। नाम ही में सब छुपा हुआ है, समाज का शास्त्र और राजनीति का शास्त्र हो गए। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, जबकि राजनीति राज्य का विज्ञान है। समाजशास्त्र में क्या है मुख्य रूप से सामाजिक नियंत्रणों का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र में हम क्या है राज्य द्वारा स्वीकृत नियंत्रणों का अध्ययन किया जाता है। याद कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट हमारा औपचारिक समूह को परिभाषित कीजिए। औपचारिक समूह क्या कहलाते हैं? तो वे समूह जो व्यक्तिगत और संगठित किए जाते हैं औपचारिक समूह कहलाते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं या किसी संघ का भाग होते हैं। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय, सेना इत्यादि क्या है आपके औपचारिक समूह हो गए। नेक्स्ट हमारा सामाजिक नियंत्रण से क्या आशय है? ओके, तो सामाजिक नियंत्रण से क्या आशय? समाज के सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रण करना सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। सिंपल है, समाज के जो सदस्य उनके व्यवहारों को नियंत्रण करना क्या सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विवाह का अर्थ लिखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विवाह का अर्थ लिखिए। विवाह एक ऐसा सामाजिक संस्था है जो सामाजिक नियमों अथवा कानून के अनुसार स्त्री पुरुष की यौन आवश्यकताओं को पूरा करके बच्चों को जन्म देने और परिवार में उनका पालन पोषण करने की व्यवस्था करती है।
नेक्स्ट हमारा अंतर्विवाह किसे कहते हुए, तो ये है अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह अंतर्विवाह कहलाता है। यह वह नियम है, इसके अनुसार एक विशेष जाति, जनजाति और समुदाय को अपने ही समूह के अंदर विवाह संबंध स्थापित करने का आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षा की कोई दो आपको समस्याएं बतानी है, तो देख लेते हैं दो समस्या कौन सी भारत में शिक्षा की। पहला है पॉइंट वाइज पॉइंट पहले आपको याद करना, शिक्षा धनिक एवं संपन्न वर्ग के। दूसरा है नियोजन, शिक्षा में नियोजन का अभाव। तो शिक्षा धनिक एवं संपर्क व्यवस्था क्या है, आशा है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उन लोगों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अवसर मिलते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। समान व्यक्ति एवं योग्य निर्धन छात्रों इस शिक्षा का लाभ उठाने में पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। दूसरा है शिक्षा में नियोजन का अभाव। आज भी शिक्षा का विकास किसी नियोजित नीति के आधार पर नहीं हो पाता रहा है। अनियोजित शिक्षा के कारण छात्र असंतोष तथा विभिन्न प्रकार के आंदोलन, अनुशासनहीनता के प्रकरण में समाज के सामने आते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नातेदारी से क्या अभिप्राय है या क्या आशा है। तो नातेदारी सामाजिक संबंधों का वह स्वरूप है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ रिश्तेदारी के संबंधों से जोड़ती है। परिवार नातेदारी की एक इकाई है। मतलब जितना जो चीज आप होता है वही आपको क्या है परिभाषा के रूप में आपको समझानोगे। नातेदारी में हम क्या है रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधियों दोनों को सम्मिलित करते हैं। रक्त संबंधों को हम नातेदारी की आंतरिक व्यवस्था कह सकते हैं और विवाह संबंधों को हम क्या है इसकी बाह्य व्यवस्था कहते हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संस्कृति के आयाम लिखिए। तो संस्कृति कौन कौन से आयाम है। संस्कृति के आयाम है आपका संज्ञात्मक, मानवीय एवं भौतिकी, ये क्या है आपके संस्कृति के आयाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुनर्समाजीकरण को समझाइए। तो पुनर्समाजीकरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी नवीन वातावरण या परिस्थितियों में रहने का ढंग सीखता है, पुनर्समाजीकरण कहलाती है। इसमें व्यक्ति क्या है नवीन परिवेश के अनुसार स्वयं को ढालता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पद्धति से क्या अर्थ होगे। तो पद्धति क्या है, पद्धति का तात्पर्य अध्ययन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें तथ्यों का संकलित करने तथा उनकी व्याख्या करने की व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तो सामने क्या है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको क्या है आपको इंपॉर्टेंट जो आपकी पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूं तो जिससे आप तैयार कर सकोगे। साथ ही आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाती है, इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व अध्ययन के स्रोत लिखिए। तो व्यक्तित्व अध्ययन के दो स्रोत है, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत क्या है, एक अध्ययनकर्ता जिन स्रोतों से स्वयं सूचना एकत्रित करता है उन्हें प्राथमिक स्रोत कहलाता है। उदाहरण के लिए बाल अपराधियों का अध्ययन करने के लिए हम कुछ सूचना स्वयं बाल अपराधी, उनके मित्र, पड़ोसी अथवा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें और तो इन सभी लोगों के सूचनाओं को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। मतलब इसमें जो अध्ययन करता है वो स्वयं स्थान पर जाकर उस घटना स्थल पर जाकर क्या है आंकड़ों के एकत्रित करता है तो वो कहलाएगा प्राथमिक स्रोत। द्वितीय स्रोत में क्या होता है कि द्वितीय स्रोत में क्या दूसरों से ली जाती है जानकारी ली जाती है। जैसे द्वितीय स्रोत का आशय उन सभी प्रलेखों से होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन की जानकारी वाली कई इकाई के विभिन्न पक्षों के व्यापक रूप से प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए दस्तावेज, रिकॉर्ड, विभिन्न कलाकृतियां, जीवनी, वंशावली आदि, ये आपके कहलाते द्वितीय स्रोत हो गए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण क्या है। तो सामाजिक स्त्रीकरण समाज का उन स्थायी समूह अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो क्या है कि आपस में श्रेष्ठता और एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्रम विभाजन क्या है। तो श्रम विभाजन का आशय कार्यों के विशिष्टीकरण से होता है जिसके द्वारा किसी उत्पादन पद्धति के अंतर्गत विभिन्न धंधों को संचित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघर्ष की प्रकृति को समझाइए। तो प्रत्यक्ष संघर्ष क्या है, प्रत्यक्ष संघर्ष तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर संघर्ष करते, संघर्ष मतलब लड़ाई करते आपस में आमने सामने आकर लड़ाई करें, प्रत्यक्ष संघर्ष आपको कहला जाएगा। इस बार से याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अप्रत्यक्ष संघर्ष क्या है। अप्रत्यक्ष संघर्ष वह है जिसमें विभिन्न पक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के हितों की शक्ति के उपयोग द्वारा बाधा पैदा करते हैं, वो आपका अप्रत्यक्ष संघर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंसा की परिभाषा लिखिए। तो हिंसा का संबंध उन सभी कार्यों और आचरणों से है जिनका उद्देश्य व्यक्तियों को चोट पहुंचाने, बल प्रयोग के द्वारा संपत्ति हड़पने अथवा शक्ति द्वारा लोगों की स्वतंत्रता का हस्तक्षेप करने से होता है, वो कहलाता है आपका हिंसा का नाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स की दो पुस्तकों के आपके नाम बताने हैं। तो दास कैपिटल और दर्शन की दरिद्रता, ये क्या है कार्ल मार्क्स की दो पुस्तकें, याद रखिएगा। वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जा सकता है, मतलब एक वाक्य में भी आ सकता है। नेक्स्ट है ज्ञानोदय क्या है। तो 17वीं शताब्दी के ऊर्ध्वर व 18वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने एवं विचार करने के लिए नए व मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ, जैसे क्या है ज्ञानोदय या प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नौकरशाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नौकरशाही एक प्रशासन है जिसे मेज या डेस्क का शासन कहते हैं। वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित व्यवस्था है। इसमें नियम लिखित रूप से होते हैं और इसमें अधिकार एवं दायित्व का स्थानांतरात्मक विभाजन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेबर के अनुसार नौकरशाही के लाभ बताइए कोई दो। आपको नौकरशाही के लाभ बताना है वेबर के अनुसार। तो आपके ये दिए हुए लाभ, पहला है नौकरशाही संगठन
दूसरे संगठनों की तुलना में उसी तरह श्रेष्ठ होता है जिस तरह हाथ में किए गए उत्पादन की तुलना में मशीन से किया गया उत्पादन श्रेष्ठ होता है। ओके, दूसरा है इसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति का सत्ता पर एक अधिकार न होकर नई पीढ़ी के अधिक कुशल लोगों और पुरानी पीढ़ी के लोगों के में से सत्ता का हस्तांतरण करते रहते होंगे। तो ये आपको कहलाता है नौकरशाही के लाभ। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है टॉप 40 क्वेश्चन बताए 2 नंबर वाले। जितने क्वेश्चन बताए सभी तैयार कर लिया, कुछ और रह जाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, और क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 सोशियोलॉजी वार्षिक परीक्षा में बड़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल को आप जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।